बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हम डेली बेसिस पे अपने क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बेशुमार ऐसे पेशेंट का मुआयना करते हैं जो डिफरेंट कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे पेशेंट आज के दौर में बेशुमार हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे एक तो स्टूल पास नहीं होता प्रॉपर तरीके पे, कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ रहती है, और साथ ही उनकी ये कंप्लेन होती है कि जब मुझे कभी स्टूल आता भी है तो उसके साथ मुझे ईचिंग होती है, जलन होती है, बर्निंग होती है, मिर्चें लगती हैं। साथ में जब पेशेंट की हम थोड़ी सी हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट हमें ये भी बताता है कि डॉक्टर साहब, मुझे कुछ टाइम स्टूल के साथ ब्लीडिंग होती है, यानी मुझे फ्रेश ब्लड भी आता है। थोड़ा सा जब हम उसकी हिस्ट्री को मज़ीद लेने की कोशिश करते हैं तो पेशेंट की एक कंप्लेन ये भी होती है कि जब मैं स्टूल पास करती हूँ या मैं करता हूँ तो मुझे जो मेरा रेक्टल रूट है, यानी जो मेरी मक्कद है, जो मेरा बड़े पेशाब वाला रास्ता है, उसके राउंड में मुझे जो है वो मिर्चें चुभना शुरू हो जाती हैं, या कुछ हिस्सा उसका बाहर की तरफ जोर लगा के निकलता है, फिर मुझे जो है वो फिंगर के साथ उसको अंदर करना पड़ता है। तो ऐसी कैफियत भी कभी कभार होती है। इसी तरह कुछ पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ भी आती हैं कि जब मैं ब्लीडिंग करती हूँ या मुझे जब भी स्टूल आता है, स्टूल आने से पहले जब मैं वॉशरूम में जाती हूँ या जाता हूँ तो मुझे जैसे ही टॉयलेट में बैठना होता है तो पहले जो है वो मुझे फ्रेश ब्लड आता है, बाद में मुझे स्टूल आता है। कुछ पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि डॉक्टर साहब, मुझे स्टूल के साथ क्लॉट निकलते हैं, यानी लोथड़े टाइप ब्लड के नज़र आते हैं। अब कुछ पेशेंट इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब, मुझे स्टूल तो बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन चूँकि मस्से यानी मोके यानी मेरे जो रेक्टल रूट है, बड़े पेशाब वाला एरिया है, मेरी जो मक्कद है, उसके बाहर वाले एरिए पे मुझे ज़ख़म टाइप, फोड़े टाइप, फिंसी टाइप, मक्कद टाइप, या मुझे कोई वहाँ पे मोके टाइप, वो बड़े बड़े साइज़ के बने हुए हैं, समटाइम उनमें से ब्लीडिंग होती है या वो उनमें जलन होना शुरू हो जाती है, या जब मैं वॉश करती हूँ या करता हूँ तो मुझे वो ऐसी बेज़रर सी फीलिंग होती है जिसमें मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, मुझे बड़े मसाइल होते हैं। तो डॉक्टर साहब, असल में ये मसला क्या है? अब इन सारी कंप्लेंट्स को देखते हुए हम जब पेशेंट की ये सारी चीज़ें सुनते हैं, ये पेशेंट की वो फीलिंग्स होती हैं जो वो बता रहे होते हैं। अब उनको नहीं पता होता कि ये क्या मसला है और मुझे ये जो फीलिंग्स आ रही हैं ये क्यों आती हैं। हम जब आपके सामने प्रोग्राम में होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की जाए, क्योंकि हम साइंटिफिक प्रोसीजर से गुजर के आते हैं और हमने बात भी वही करनी होती है जो पेशेंट को एक रेलिवेंट क्वेश्चन के साथ उसको एक रेलिवेंट जवाब मिले, ताकि उसको ये समझ आए कि मेरा जो मसला है ये है क्या, और अब इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसकी होम रेमेडी क्या होगी, और किस तरह जो है वो मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। बेसिकली ये जो बातें मैंने अपने इंट्रो में की, ये सारी बातें लिंक्ड करती हैं पाइल्स के साथ, यानी बवासीर के साथ। चूँकि जब भी पेशेंट इन कंप्लेन के साथ आता है तो ऑटोमेटिकली हम ये समझते हैं कि अब पेशेंट को अगर तो एक क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी है, पखाना भी प्रॉपर नहीं आता, या स्टूल भी इसका सही पास नहीं होता, या स्टूल के साथ कुछ और मवाद बाहर आ रहे हैं, वो आपकी पीप की सूरत में हो, वो आपके ब्लड की सूरत में हो, क्लॉट की सूरत में हो, ईचिंग हो, बर्निंग हो, या मोके बने हो, मस्से बने हो, फोड़ा टाइप या गिल्टियाँ नुमा बनी हो, ये सारी की सारी चीज़ें लिंक्ड करती हैं पाइल्स को, यानी बवासीर को, जिसको हम हेमरॉइड भी कहते हैं। बेसिकली जब हम आपके सामने होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसे रिसर्च पेपर्स के साथ आपके सामने आएँ। तो जैसे मैंने ये बात आपके सामने की कि हम पाइल्स पे बात कर रहे हैं, हेमरॉइड के ऊपर, तो बेसिकली बवासीर लोगों को एक आसान अल्फाज में एक चीज़ समझ आती है कि बवासीर बेसिकली हेमरॉइड है, अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करें। अगर हम इसको बाकी लैंग्वेज में यूज़ करें तो हम इसको पाइल्स कह देते हैं। अब इसमें होता क्या है कि टाइप्स ऑफ पाइल्स की जब हम बात करते हैं कि बवासीर की अक़साम कितनी है, जैसे मैंने ये आपको बताया, ब्लीडिंग आना, क्लॉट हो जाना, फ्रेश ब्लड का आ जाना, बर्निंग होना, इचिंग होना, मोकों का बाहर निकल आना, मस्सों में से ब्लड आ जाना, ये इसकी टाइप्स हैं। अब इसकी 3 टाइप्स होती हैं। 3 टाइप्स में हम क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि एक तो हम बेसिकली लोगों को समझाने के लिए ये बताते हैं कि इंटरनल हेमरॉइड है,
यानी आपको स्टूल आया, उसके साथ अंदर से आपको जो है वो ब्लड आना शुरू हो गया, या ब्लड नहीं भी आ रहा तो आपको अंदर से कोई इन्फेक्शन चीज़ें या इन्फेक्टेड चीज़ बाहर निकलती है और आपको जलन होती है या तकलीफ़ होती है, तो ये इंटरनल हेमरॉइड है। इसी तरह एक जो है वो आपकी एक्सटर्नल हेमरॉइड है, यानी आपका जो रेक्टल रूट है, जो बड़े पेशाब वाला रास्ता है, उसके बाहर ज़ख़म का बन जाना, या वहाँ से उसके थोड़े से अंदर वाली साइड पे देखें तो किसी चीज़ का ऐसा अल्सर बन जाना, या कोई ऐसा पिंपल टाइप बन जाना, या वहाँ पे कोई मस्सा बन जाना, मोका बन जाना, या उस जगह के ऊपर इन्फ्लामेशन का हो जाना, सोजश का हो जाना, या उस हिस्से के साइज़ में फ़र्क आ जाना, तो ये बेसिकली एक्सटर्नल हेमरॉइड्स है। अब जब हम इसके बाद तीसरी की बात करते हैं तो वो बेसिकली हमारे पास होती है थ्रोम्बोसाइट हेमरॉइड्स, यानी जो तीसरी टाइप है थ्रोम्बोसाइट इन हेमरॉइड जो है, उसमें ये होता है कि खून के जमने वाली, यानी हम समटाइम देखते हैं कि पेशेंट कहता है कि जैसे मुझे कोई भी स्टूल आता है, ज़ोर लगता है तो पहले क्लॉट निकलता है या ब्लड आता है, तो फिर उसके बाद जो है वो मुझे स्टूल आता है, या स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड आता है। तो इंटरनल हो गई, एक्सटर्नल हो गई, फिर इसके बाद थ्रोम्बोसाइट हेमरॉइड हो गई। ये तीन किस्में हैं पाइल्स की यानी बवासीर की। एक तो अंदरूनी किस्म है, एक एक्सटर्नल है, एक वो जो ब्लड के अंदर आपको लग रहा है कि वो ब्लड टाइप है या क्लॉट टाइप है या मस्से फटते हैं तो उसमें से कोई ब्लीडिंग होती है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ पाइल्स हैं। अब जब हम इसके ऊपर नंबर वाइज अगर बात करते हैं तो टाइप 1 के ऊपर अगर हम बात करें, जिसको हम इंटरनल हेमरॉइड्स कहते हैं, तो इस बवासीर में क्या होता है? इस बवासीर में सम टाइम तो ये होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत का जो सिस्टम है, अब आपको कब्ज़ हुई, कब्ज़ का प्रॉपर आपने उसको नेगलेक्ट किया, प्रॉपर उसका इलाज ना किया। अब कब्ज़ होने की वजूहात क्या होती हैं, इसके ऊपर हमारी बेशुमार ऐसे भी लोग हमारे मौजूद हैं जिस पे हमने लोगों को, अपनी ऑडियंस को ये कन्विंस करने की कोशिश की है, उनको ये मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की है कि पाइल्स लिंक्ड है कब्ज़ के साथ, और कब्ज़ क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी वीडियोज़ मौजूद हैं, आप जाके उसको देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल हेमरॉइड की। जब आपको कब्ज़ होती है और कब्ज़ को आप निगलेक्ट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते, तो क्या होता है कि आपकी इंटेस्टाइन के अंदर, यानी बड़ी आंत और छोटी आंत, जो हमारा इंटेस्टाइनल सिस्टम है, हमारे पेट का यानी बेली बटन के नीचे वाला हिस्सा लगा लें, और आपके स्टोमक से नीचे वाला हिस्सा, और आपके यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर वाला हिस्सा, ये जो पूरा बॉल है, इसके अंदर हमारी बॉडी का पूरा एक स्ट्रक्चर है जिससे आपका फुजला यानी आपका जो स्टूल है वो यहाँ से पास आउट होता है। जब आपकी इन इंटेस्टाइन के अंदर, यानी बड़ी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर, या आपके रेक्टल रूट के इंटरनल साइड के ऊपर अगर कोई अल्सर हो गया यानी ज़ख़म बन गया, या वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन हो गई यानी सोजश हो गई, स्वेलिंग हो गई, कोई उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन का मतलब ये है कि जैसे अल्सर मैंने बताया कि ज़ख़म बन गया, सोजश हो गई, इन्फेक्शन का मतलब कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन आ गई वहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आपका स्टूल पास होता है, या स्टूल ना भी पास हो, जब आपको फ्लोटिंग होती है, गैस खारिज होती है, या आपको अफारा टाइप रहता है, तो ऐसी सूरत में जब आप जोर लगाते हैं तो आपका रेक्टल रूट, जो बड़े पेशाब वाला रास्ता है, वहाँ पे अगर आपको जलन फील होती है, बर्निंग होती है, या कोई मवाद आपकी आंतड़ियों से बाहर निकलता है, या कोई ब्लीडिंग होती है या क्लॉटिंग होती है, तो ये बेसिकली इंटरनल हेमरॉइड है, यानी आपको अंदर कोई ऐसा मसाइल है जिसकी वजह से ये आपको बवासीर की टाइप हो रही है। अब दूसरी हम आते हैं एक्सटर्नल हेमरॉइड्स के ऊपर। एक्सटर्नल हेमरॉइड्स क्या होती हैं कि आपका जो रेक्टल रूट है, जो आपकी मकद है, जो आपका बड़े पेशाब वाला रास्ता है नीचे, उसके इर्द गिर्द थोड़ा सा इंटरनल साइड और बाकी जो है उसकी एक्सटर्नल साइड, जो उसकी रिंग बना हुआ है, जो राउंड बना हुआ है, उसकी जगह के साइज़ में फ़र्क आ जाना, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाना, सोजश हो जाना, या साइडों के ऊपर गिल्टी नुमा फोड़ों का बन जाना, फिंसियों का बन जाना, पिंपल का बन जाना, या मस्से बन जाना, जिसको हम मोके कहते हैं। ये वाट वगैरह जो होते हैं, जो उसके इर्द गिर्द अगर बन जाते हैं, वो वाल बाउंड्री जो है उसके एक्सटर्नली हमें वो देखने पे, अगर आप मिरर के ज़रिए देखें या अपनी फिंगर के साथ उसको अगर देखें, तो ये चीज़ें आपको फील होती हैं कि मेरा जो बड़े पेशाब वाला रास्ता है, उसका बाहर वाला जो एरिया है, उसके अंदर या तो कोई सोजश है, या उसके साइज़ में फ़र्क है, या मैं ज़ोर लगाती हूँ या लगाता हूँ तो मेरी इंटरनल कोई चीज़ बाहर की तरफ निकल आती है, फिर मुझे दोबारा से पुशअप करके उसको अंदर करना पड़ता है। तो ये या बाहर वाली जगह पे जो आपको फिंसी नुमा, गिल्टी नुमा, स्वेलिंग नुमा, सोजश नुमा जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, ये बेसिकली एक्सटर्नल हेमरॉइड है,
यानी ये आपको बैरूनी बवासीर है। इसके बाद जैसे मैंने किया आपको ये बताया कि जो हमारी थर्ड किस्म होती है जिसमें खून के जमने का, समटाइम ये होता है कि बाहर से मसे फटते हैं और उसमें से ब्लीडिंग निकलती है, अंदर से कुछ नहीं आ रहा होता, या हम ये देख रहे होते हैं कि समटाइम आपका सारा स्टूल पास हो जाता है और एंड पे जाके अगर आप जोर लगाती हैं या लगाते हैं तो छोटा सा कहीं से आपको क्लॉट आ गया, ब्लड आ गया, पीप आ गई, या वहाँ से कोई ऐसा जख्म निकल आया, तो ये बेसिकली थ्रोम्बोसाइड हेमरॉइड्स होती हैं, जो टाइप्स है इसकी तीसरी किस्म है। तो तीनों जो हेमरॉइड हैं यानी बवासीर हैं, पाइल्स हैं, ये मैंने आपके सामने रखी, इंटरनल है, एक्सटर्नल है और थ्रोम्बोसाइड है। अब इन तीनों की जब हम ये देखते हैं कि इनके पेनफुली ये कितना होती है, यानी इंटरनल की भी अगर हम बात करें तो पेशेंट इन कंप्लेंट्स के साथ भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं कि डॉक्टर साहब मैं जब भी पखाना करती हूँ मुझे इस कदर दर्द होता है, पेन होता है कि मेरी जान निकलने वाली हो जाती है। एक्सटर्नल के अंदर लोग ये कहते हैं कि जब मेरा स्टूल पास हो रहा होता है तो मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं बाहर से जो है वो चीज़ों को काट दूँ, यानी इस कदर मुझे तकलीफ़ हो रही होती है। इसी तरह जो खून वाली होती है उसकी अपनी एक तकलीफ़ है। तो चूँकि स्वेलिंग भी है, वहाँ पे आपको ब्लीडिंग भी हो रही है या कोई इंटरनल साइड इन्फेक्शन भी है, तो ऐसी सूरत हाल में आपको स्टूल पास करते हुए बेशुमार तकलीफ़ होती है और ये सारी तीनों जो चीज़ें हैं ये पेनफुल होती हैं। अब इसमें अगर हम आम ज़ुबान में लोगों को ये समझाएं, जैसे लोगों की मिथ होती है, वो कहता है खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है, तो उसमें ये होता है कि जिसमें खून आ रहा है उसको लोग कहते हैं खूनी बवासीर है। अगर बादी बवासीर वो ये कहते हैं कि खून तो नहीं आ रहा लेकिन तो कोई तकलीफ़ हो रही है, ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है, या मेरा कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आ जाता, तो उसको वो लोग अपनी ज़ुबान में बादी बवासीर कह लेते हैं। तो ये पाइल्स की जो टाइप्स हैं ये मैंने आपको बता दी। अब जब पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आता है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट की कंप्लेंट को सुनते हैं, उसके बाद पेशेंट को हम लिटाते हैं, जो हमारा एक काउच होता है, एग्जामिनेशन काउच के ऊपर हम पेशेंट को लिटाते हैं, उसको उसकी जो रेक्टल रूट होता है, जो उसके बड़े पेशाब वाला रास्ता होता है, उसको प्रॉपर तरीके पे मुआयना किया जाता है, जैसे कि हम ग्लव्स का यूज़ करते हैं, सर्जिकल ग्लव्स लेते हैं। उसके बाद उसके रेक्टल रूट को फिंगर के ज़रिए भी उसको प्रॉपर देखते हैं कि इंटरनल स्वेलिंग कितनी है, बाहर की इसकी क्या पोजीशन है, या अंदर से अगर कोई ब्लड आ रहा है तो वो किस तरह आ रहा है। तो काफ़ी हद तक आप जो है वो फिंगर के साथ उसको रूल आउट कर लेते हैं और ये आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है, जो आप इंटरनल अपने क्लिनिकल ट्रायल में काउच के ऊपर पेशेंट को उल्टा लिटा के तो उसको आप एग्जामिन करते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि हमारे यहाँ जब एग्जामिनेशन होता है तो मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट मेडिकल में ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मेडिकल बेसिकली फील्ड ऐसी है जिसमें हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट को रिलीफ देने के लिए मैक्सिमम जो एफर्ट कर सकते हैं वो हम करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो इसलिए जब भी आप एग्जामिन करवाएं तो क्लिनिकल एक अच्छा क्लिनिशियन भी वही होता है। अगर फीमेल का एग्जामिन कर रहा है तो उसके साथ फीमेल का होना ज़रूरी है, अगर वो मेल का कर रहा है तो मेल का तो ऑटोमेटिकली डॉक्टर खुद उसको एग्जामिन करेगा, लेकिन चूंकि उसके साथ अटेंडेड और बाकी चीज़ें होती हैं तो इसको एक कवर एरियाज़ के अंदर प्रॉपर एक पर्दे के निज़ाम के अंदर इन चीज़ों का मुआयना करवाना चाहिए, और जो एक क्लिनिशियन है, एक डॉक्टर है, उसको भी ऐसा ही करना चाहिए। तो जब वो आपकी चीज़ों को रूल आउट कर लेते हैं फिंगर के ज़रिए, बाकी आपका फिज़िकल एग्जामिनेशन कर लेते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि या तो ये इंटरनल मामला है या एक्सटर्नल है या फिर ये आपका थ्रोम्बोसाइड हेमरॉइड्स है। अब जो अच्छा एक क्लिनिशियन होता है, एक अच्छा प्रैक्टिशनर होता है, एक अच्छा डॉक्टर होता है, वो हमेशा पेशेंट को अपने सामने बिठा के उसको एक अच्छे तरीके पे काउंसल करता है। काउंसल करने का तरीका ये होता है, वो पेशेंट को बताता है कि आपकी जो टाइप्स ऑफ पाइल्स है ये कौन सी है, इसका अब ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या क्या हमने करनी है और किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो पेशेंट का डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करना और डॉक्टर का पेशेंट को एक अच्छा काउंसल करना, ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, दोनों के लिए बेनिफिट देता है। अब हम इसकी बात ये करते हैं मुआयने की। जैसे मैंने बात की तो हमने आपको बताया कि जब हम आपके लिए आते हैं तो हम कोशिश करते हैं आसान अल्फाज में चीज़ें आपके सामने रखते हैं और बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करते हैं ताकि आप लोगों को समझ भी आए। तो जैसे मैंने आपको ये बता दिया कि हम असल में उंगली के ज़रिए यानी फिंगर के ज़रिए भी हम इसको प्रॉपरली तरीके पे एग्जामिनेशन कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि आपकी बीमारी की टाइप्स कौन सी है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें जब इसकी सम टाइम होता है कि फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में चीज़ें क्लैरिफाई नहीं होती या वो हमें पता नहीं चल रहा होता या वो चीज़ें उस तरह से रूल आउट नहीं हो रही होती जो एक अच्छे क्लिनिशियन को ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो फिर क्या करते हैं कि वो साथ में आपकी एनोस्कोपी करते हैं। एनोस्कोपी बेसिकली होता क्या है कि ये आपका जो बड़े पेशाब वाला रास्ता होता है यानी रेक्टल रूट जो होता है उसके अंदर देखने के लिए एक आला होता है छोटा सा, जो वहाँ से अंदर डाल के फिर उसको रूल आउट किया जाता है
कि इंटरनल जो आपकी बड़ी आंत है वहाँ पे इन्फेक्शन किस तरह या कहाँ तक फैला हुआ है। तो इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए, देखने के लिए प्रॉपर, तो हमें जो है वो आपकी एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, यानी इंटरनल मुआयना करना पड़ता है थ्रू किसी अपने मेडिकल टूल्स के ज़रिए, किसी औजार के ज़रिए, या सम टाइम ऐसा होता है कि फिर आगे कैमरे वाले टेस्ट होते हैं और बाकी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर भी हम जाएंगे और डिटेल आपको बताने की कोशिश करेंगे। जब आपको सम टाइम इस तरह का ब्लड आ रहा होता है तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि एक तो हम आपका एब्डोमिनल स्कैन भी ले लेते हैं ताकि पता चल जाए कि अंदर कोई और बाकी चीज़ें तो आपकी डिस्टर्ब नहीं हुई। अगर वो चीज़ें हुई तो फिर हम उसको भी देखते हैं। सम टाइम हम देखते हैं कि पेशेंट की ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, अगर उसके लिवर के अंदर कोई इशू आ रहा है, उसके जिगर में कोई मसाइल आ रहे हैं, तब भी उसको सम टाइम में जो है वो पखाना ब्लैक कलर का भी आ सकता है, या उसके पखाने के साथ ब्लड भी आ सकता है। लेकिन चूंकि उसको बवासीर या कब्ज़ नहीं होती तो पेशेंट इसी कंप्लेन के साथ आता है और हम उसको बगैर किसी एग्जामिनेशन के, बगैर इन्वेस्टिगेट किए, हम उसको ये नहीं कह सकते कि आपको हेमरॉइड है, तो हमें बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ब्लड टेस्टों की भी ज़रूरत पड़ती है। सम टाइम हम आपका CBC करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट एक टेस्ट होता है, वो हम आपका करवा के उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें हम आपके प्लेटलेट देख लेते हैं, इसको आपका WBC देख लेते हैं, फिर आपका HB का लेवल देख लेते हैं, फिर इस तरह जो है वो आपकी वाइट ब्लड सेल को, रेड ब्लड सेल को रूल आउट किया जाता है, या बाकी चीज़ें देखी जाती हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या डेफिशिएंसीज़ हैं जिसकी वजह से वो आपको ब्लड आ रहा है। इसी तरह फिर जब हम आपके सामने बाकी चीज़ों को देखते हैं तो प्रोक्टोस्कोपी होती है। प्रोक्टोस्कोपी भी बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, एनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी, ये आपकी जो रेक्टल रूट होता है इसके अंदरूनी मुआयने को कहा जाता है। तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो पाइल्स की बाकी इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट के ऊपर बात जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी, और हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ पाइल्स के ऊपर, यानी हेमरॉइड यानी बवासीर के ऊपर। तो बवासीर की हमने आपको टाइप्स भी बताई, फिर अब हम उसकी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसको किस तरह एग्जामिनेशन करके उसकी तशखीस की जाती है, डायग्नोज किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट, होम रेमेडी, सर्जिकल ट्रीटमेंट, और फिर आपका जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है वो क्या होता है। इन सारे मौजूआत पर हम अपनी बात जारी रखेंगे। जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रोक्टोस्कोपी के ऊपर, वो भी मैंने आपको बताया कि एनोस्कोपी, प्रोक्टोस्कोपी जो होती है बेसिकली आपके जो रेक्टल रूट होता है, बड़े पेशाब वाला रास्ता जो होता है, मक्कत जो होती है, उसके अंदर जो है वो औजार के ज़रिए इंटरनल मुआयने करने को एनोस्कोपी है। फिर इस तरह आपकी प्रोक्टोस्कोपी है। अब आपकी एक चीज़ आती है कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी जब हम कर रहे होते हैं तो बेसिकली इन सारी चीज़ों को देखने का मकसद जो होता है वो बेसिकली डायग्नोज करना होता है। तो कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि एक कैमरा होता है, जिस तरह एंडोस्कोपी होती है, एंडोस्कोपी अगर होती है तो हम ऊपर से मुंह वाली साइड से वो डाल के तो आपके मैदे का अंदरूनी चीज़ों का मुआयना करते हैं। कोलोनोस्कोपी में क्या होता है कि वो आपके रेक्टल रूट यानी बड़े पेशाब वाले रास्ते से एक बारीक सा कैमरा होता है, वो वहाँ से गुजारा जाता है, वो आपकी आंतड़ियों में पहुँचाया जाता है, इंटेस्टाइन में पहुँचा के देखा जाता है कि बड़ी आंत के अंदर किसी जगह पे कोई इन्फ्लोमेशन है, स्वेलिंग है, या वहाँ पे कोई आपको कोई ज़ख़म बना हुआ है, अल्सर है, या वहाँ पे कोई ऐसी कोई किसी तरह की कोई रुकावट है कि जिसकी वजह से जो है वो ज़ोर लगने से आपको ब्लीडिंग होती है, इचिंग होती है, बर्निंग होती है, जलन होती है, या ये बवासीर बनने की काज बनती है। तो ये कोलोनोस्कोपी होगी, एनोस्कोपी और प्रोक्टोस्कोपी, ये तीन ऐसे टूल्स होते हैं जो इंटरनल मुआयने के लिए होते हैं और अंदर से आपको इन्वेस्टिगेट करने के लिए होते हैं। अब पाइल्स जब आपको हो रही होती है तो ये चीज़ें तो वो होगी कि फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर आपके बाद बाकी चीज़ें हमने जो है इंटरनल एग्जामिनेशन कर लिया। अब हम ब्लड टेस्टों की तरफ जब जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया CBC करवा लेते हैं, LFT करवा के देख लेते हैं, और सम टाइम में हमें आपका हेपेटाइटिस B और C इसको भी देखना पड़ता है। सम टाइम अगर क्रोनिक किस्म की लिवर डिजीज़ है, CLD है, सोराइसिस है, या इसके अलावा आपका लिवर कोई सिकुड़ रहा है, या लिवर का साइज़ बढ़ रहा है, या लिवर की कोई ऐसी वेन्स उस वहाँ पे कोई किसी तरह का कोई इश्यूज़ है, या कोई ब्लीडिंग नहीं कर रही है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। या आपका डुडेनल अंटर के अंदर या आपकी इंटेस्टाइन के अंदर किसी तरह का कोई अल्सर है, कोई ज़ख़म है, कोई मैदे में पुरानी प्रॉब्लम चल रही है, तो इन सारी चीज़ों को रूल आउट करके फिर हम आपके प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ब्लड टेस्ट करवा लिए जाते हैं, और सम टाइम जो है वो आपका एब्डोमिनल स्कैन यानी पेट का एक कंप्लीट अल्ट्रासाउंड भी हम ले लेते हैं ताकि बाकी चीज़ें भी उसमें समझ आ जाए। अब इसमें ये होता है कि जब भी आप कोई इस तरह की चीज़ें देखते हैं कि अगर आपको ये सारी चीज़ें रूल आउट हो रही हैं, आपने प्रॉपर जो है वो इसमें देख लिया कि आपको कंफर्म हो गया
कि अब आपकी जो पाइल्स है यानी बवासीर जो है इसकी टाइप्स जो हैं वो किस तरह होगी, फिर इसको रूल आउट कैसे कर लिया गया, इन्वेस्टिगेशन भी होगी इसकी। अब हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद आप ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं। तो जब हम ट्रीटमेंट प्लान की तरफ आते हैं तो फिर हमें एक तो ये होता है कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट बेसिकली नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। इसमें एक ट्रीटमेंट तो ये होता है कि सर्जिकल रिमूवल, कि बवासीर इस कदर बढ़ गई या उसकी अलामतें इस कदर ज़्यादा हो गई या आपको वो प्रॉब्लम इस तरह ज़्यादा करना शुरू होगी कि वहाँ पे आपके वॉट निकल आए यानी मोके निकल आए, या स्वेलिंग से कुछ हिस्सा बाहर आना शुरू हो गया, या बार बार ब्लीडिंग शुरू हो गई, या आपको एनल फिशर हो गया यानी जो बड़े पेशाब वाला रास्ता है उसके नीचे वाले हिस्से से अंदरूनी कोई ऐसा अल्सर बन गया, ज़ख़म बन गया कि बार बार आपको वो स्टूल से ज़्यादा आपको ब्लड आ रहा है, तो आपका एनल फिशर हो गया या आपको फिशर हो गया, या इसके अलावा आपको बवासीर की कोई भी टाइप्स होगी। तो इसमें हम ये देखते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हमें आपकी लाइफस्टाइल और लाइफ मॉडिफिकेशन, डाइट हैबिट्स को चेंज करना पड़ता है। उसमें फिर हम क्या करते हैं कि फाइबर इसका इंटेक बढ़ा देते हैं। फाइबर क्या होता है कि जितनी भी आपका, अगर हम देखें जितनी भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, या अनछने आटे की जो रोटी हम कहते हैं, या आप चक्की के आटे की रोटी जिसको कहते हैं, जो वाइट आटा नहीं होता, तो ये सारी चीज़ों में फ़ाइबर होता है। फ़ाइबर का रोल क्या होता है कि फ़ाइबर आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को, निज़ामे इंहज़ाम को इतना बेहतर कर देता है कि वो जो चीज़ें आप खा रहे होते हैं उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर होती है, और आपका जो स्टूल होता है वो प्रॉपर तरीके से उससे जो बाकी चीज़ें निकलनी होती है, जो मिनरल्स वगैरह होते हैं वो यूज़ होते हैं बॉडी में, और जो फाजल मादे होते हैं उनको थ्रू आपकी जो है वो गट वो निकलना होता है। तो जब फाइबर आपकी बॉडी में पूरा होगा तो उससे क्या होगा कि आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो सिंड्रोम होंगे वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो इस तरह फिर आपके स्टूल पास होने में आपकी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का ख़तरा जो है वो कम से कम हो जाता है, और इस तरह आपको फाइबर ज़्यादा लेने से पाइल्स से भी आपका बचाव होता है और बवासीर से भी बचाव होता है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में एक तो आपने ग़िज़ा बेहतर करनी होती है, फाइबर का इंटेक बढ़ा देना होता है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि पानी का इंटेक। अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो 3.7 लीटर पर डे एक अच्छी बॉडी का जो इंसान है उसको 3.7 लीटर पानी जो है वो पर डे यानी 24 आवर्स के अंदर इस पानी को कंज्यूम करना होता है, इंटेक करना होता है, लेना होता है बॉडी के अंदर। आप इस पानी को आप कच्ची लस्सी की सूरत में भी ले सकते हैं, आप इसको चाटी की लस्सी की सूरत में भी ले सकते हैं, आप इसको सत्तू की सूरत में भी ले सकते हैं, आप इसको शिकंजवी की सूरत में भी ले सकते हैं, आप इसको सिंपल वाटर में भी ले सकते हैं, आप इसको कैल्शियम के साथ मिला के भी ले सकते हैं, आप इसको ORS के थ्रू भी ले सकते हैं। तो किसी भी तरीके से लिक्विड फॉर्म में 3.7 लीटर अगर हम उसको गिलास में कन्वर्ट करें तो 12 से 16 गिलास 24 घंटे के अंदर वो पानी आपने लेना है। वो डिपेंड्स करता है पेशेंट टू पेशेंट कि अगर पेशेंट कोई हार्ड वर्कर है या कोई लेबर में काम करता है तो उसके पानी का इंटेक ज़्यादा भी हो सकता है, कंजम्पशन उसकी ज़्यादा भी हो सकती है। अगर कोई सिटिंग में बैठता है, एयर कंडीशन माहौल में रहता है, उसकी वर्किंग लोड कम है तो उसके पानी का इंटेक थोड़ा कम भी हो सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 2.7 लीटर पानी उन्होंने लेना होता है। उसमें भी कैटेगराइज होता है कि पेशेंट जो है अगर तो वो किसी फार्मर है, किसान है, लेबर है, काम करने वाली औरत है, या वर्किंग वोमेन है, या कोई आप फील्ड वर्कर है तो उसके पानी का जो कंजम्पशन होगी वो अलग होगी। अगर ऑफिशियल है, सिटिंग है, एयर कंडीशन माहौल में है, ट्रैवलर है तो उसकी कंडीशन ये अलग होगी। तो वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर आपको इनमें से किसी भी तरह की कोई अलामतें होती हैं, किसी तरह के कोई मसाइल होते हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपने हमारी इस वीडियो को सुनने के बाद आपने अपने किसी भी कंसल्टेंट फिजिशियन के पास, या कंसल्टेंट जो आपका जीपी है, फिजिशियन है, या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, मैदा जिगर के डॉक्टर हैं, या आपका जनरल फिजिशियन है, जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है, तो आप इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद आप अपना मसला जो है वो एक कंसल्टेंट के सामने जाके रखें। वो कंसल्टेंट आपकी सारी चीज़ों को सुनेगा, आपको एग्जामिनेशन करेगा, आपकी टेस्टिंग करेगा, आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर वो जो आपको ट्रीटमेंट प्लान दे उसके ऊपर आपने अमल करना होता है। हम ये जितना भी जो काम कर रहे होते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को इनमें से कोई भी तरह की फीलिंग्स आती है तो वो फौरी तौर पे अपनी बीमारी को नेगलेक्ट किए बगैर वो कंसल्ट करें और अपना अच्छा इलाज करवा सकें। अब जैसे पानी की मकदार को बढ़ाना होता है, साथ साथ आपने जब आपने बाथरूम का यूज़ करना होता है, यानी
अगर आपको पाइल्स है, बवासीर है और इस दौरान में अगर आप नहाते हैं तो कोशिश करें नीम गर्म पानी हो उसके अंदर आप जो है वो उससे नहाएं। और सिंपल तरीका ये होता है कि जब भी आपको लगे कि मेरे रेक्टल रूट के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग है, सोजिश है, बर्निंग है, जलन है, मोका है, वाट है या कोई गिल्टी नुमा है, तो आप एक टब के अंदर पायोडीन या डिटोल डालें नीम गर्म पानी में। तो उसके अंदर आप बैठें थोड़ी देर, अपना यानी जो हिप वाला पोर्शन है उसको उसके अंदर डिप रखें। ये पीरियड आप 3 से 5 मिनट डेली बेसिस पे करें तो वो एक ऐसी टकोर होगी जिसको आसान अल्फाज में एक ऐसी होम रेमेडी है जिससे आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो, अगर इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, पेन है, तो उसमें रिलीफ करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसी तरह हम ये देखते हैं कि अगर वहाँ पे आपको कोई ज़ख्म बन गया है, कोई स्क्रैचेस बन गए हैं, कोई इचिंग हो गई, तो वहाँ पे ऐसी आपको मरहम मिलती हैं, बेशुमार ऐसी जेलें मिलती हैं जो आपको इंटरनली अप्लाई करनी पड़ती हैं जिससे आपकी वो जलन और बर्निंग को कम किया जा सकता है। इसी तरह अगर आपको कब्ज़ रहती है तो हमें कब्ज़ की दुआ भी साथ देनी पड़ती है। यानी अगर आप ये समझते हैं कि हफ्ते में 2 से 3 स्टूल प्रॉपर पास नहीं होते या सही तरीके पे नहीं आते, तो ऐसी कंडीशन पे हम क्या करते हैं कि हम आपको ये कहते हैं कि आप अपनी कब्ज़ को ख़त्म करें। जब आपने अपनी कब्ज़ को ख़त्म करना होता है तो वही चीज़ें अगर हम होम रेमेडी के तौर पे आएँ तो आपको ककम्बर, योगर्ट, सैलड, फ्रूट्स, वेजिटेबल का इस्तेमाल, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल, और इसी तरह जो है वो आपने दही के अंदर जो है वो बनाना को भी आप डाल सकते हैं या उसके अंदर सैलड को मिक्स कर सकते हैं, आप चना चाट को ले सकते हैं। और इसी तरह आप जो है वो ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इनटेक करके अपनी कब्ज़ को नेचुरल वे से भी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये सारा कुछ करने से भी कुछ नहीं हो रहा, तो आप 2 चम्मच चिया सीड 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए और उसको सुबह निहार मुँह लीजिए, या 2 चम्मच इसबगोल का छिलका जो टेबल स्पून होते हैं बड़े वाले, वो नीम गर्म पानी में डालिए और रात को जो है वो खाने से पहले उसको लीजिए, तो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी और इसके साथ बवासीर यानी पाइल्स का भी ख़ात्मा होता जाएगा। याद रखें, अगर आपने कुछ सर्जिकल रिमूवल भी करवा ली, यानी आपने सर्जिकल ऑप्शन भी यूज़ कर लिया और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट भी आपने ले लिया, ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आपकी बवासीर या है बार बार हो रही है आपको, तो फिर आपने कब्ज़ को ख़त्म करना होता है। क्योंकि अगर आप कब्ज़ ख़त्म नहीं करेंगे जो लिंक्ड है पाइल्स के साथ, तो ये बवासीर आपको बार बार होती रहेगी। अब इसमें हम बाकी चीज़ें ये देखते हैं कि आपको सम टाइम जो है वो थेरापीज़ जब हम दे रहे होते हैं तो उसमें हमें जैसे कुछ जेल का इस्तेमाल करना होता है, कुछ पानी के साथ आपकी इनटेक उसको बढ़ाना होता है, डाइट को बेहतर करना होता है, और नीचे वाले एरिया की सफाई का भी हम ख़ास ख्याल रखवाते हैं। अब सर्जिकल रिमूवल में जब हम जाते हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं उनके वाट यानी मोके जो है वो बाहर की तरफ लटक जाते हैं या उनका ब्लड बंद ही नहीं हो रहा होता। अगर उनको एनल फिशर हो गया या उनको फिशर हो गया या उनके वाट बन गए यानी मोके बन गए वहाँ पे, तो ये तीनों ऐसी कंडीशन हैं जिसमें आपको सर्जिकल रिमूवल पे जाना पड़ेगा। सर्जिकल रिमूवल में क्या होता है कि जो आपके वाट होते हैं, मोके होते हैं, या तो उनको काट दिया जाता है या उनको थ्रू लेज़र जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाता है या उनको जला दिया जाता है, तो उनको वहाँ से ख़त्म कर दिया जाता है। अगर आपको एनल फिशर हो गया यानी बार बार जो है वो आप जैसे ही वॉशरूम जाते हैं तो फौरी तौर पे ब्लड शुरू हो जाता है या वहाँ पे बहुत तकलीफ़ होती है, आप मरने वाले हो जाते हैं और कैफियत इस कदर होती है कि आप कहते हैं मेरा सब कुछ चला जाए लेकिन मुझे सुकून आना चाहिए, तो एनल फिशर एक बहुत ख़तरनाक टाइप्स है। तो एनल फिशर में भी हमें सर्जिकल प्रोसीजर लेना पड़ता है, फिशर में भी हमें सर्जिकल प्रोसीजर लेना पड़ता है, ब्लीडिंग अगर अनकंट्रोल हो जाए तो भी सर्जिकल इसकी प्रोसीजर पे जाना पड़ता है। तो सर्जिकल जो प्रोसीजर्स है उसमें आपको जो सर्जन है वो प्रॉपर तरीके पे गाइड भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपका सर्जिकल आपने प्रोसीजर भी ले लिया या आपने वाट भी ख़त्म करवा दिए, अगर फिशर था तो भी सर्जरी करवा ली, अगर कोई एनल फिशर है तो भी सर्जरी होगी, या वहाँ पे रेक्टल रूट के अंदर कोई और किसी तरह का कोई अल्सर है, ज़ख़म है, उसकी भी आपने अगर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी ले लिया, लेकिन फिर भी अगर आपने कब्ज़ ख़त्म नहीं की, पाइल्स नहीं, जो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया, डाइट हैबिट्स को बेहतर नहीं किया, तो कोई गारंटी नहीं है कि पाइल्स यानी बवासीर जो है वो पूरी ज़िंदगी के लिए आपकी जान छोड़ देगी। ऐसा नहीं है, ये बार बार होती रहेगी। ऐसे बेशुमार केस हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं तो ऑपरेशन भी करवा चुकी हूँ, मैं तो सर्जरी भी करवा चुका हूँ, मैंने तो मौके थे वो भी ख़त्म करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझे जो है वो हमेशा ये फीलिंग आती रहती हैं कि मुझे जलन है, मुझे तकलीफ़ होती है, मुझे स्टूल सही पास नहीं होता, नीचे इचिंग रहती है, या मुझे सम टाइम जो है फिंगर डाल के अंदर से जो है वो स्टूल निकालना पड़ता है। तो इसकी रीज़न क्या होती है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, इनडाइजेशन है, और साथ में जो है वो आपका मैदा प्रॉपर काम नहीं कर रहा, आप फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज नहीं कर रहे, आप फाइबर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, पानी का इंटेक नहीं बढ़ा रहे,
हाँ, कुछ लोग ये कहते हैं पानी तो मैं बहुत पीता हूँ, लेकिन साथ में जितना पानी पीता हूँ या पीती हूँ उतने कप चाय भी पीती हूँ या पीता हूँ। तो चाय जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन में डाल देती है, वो हाइड्रेट नहीं रहने देती। चूँकि आपको यूरिन पास आउट होगा बार बार, साथ में आपको स्वेटिंग हो रही होती है, तो दोनों कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब पानी की कमी होती है तो फिर वो काज बनती है आपकी बवासीर की और कब्ज़ की। तो अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। जब आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है यानी पानी पूरा रखना है, तो ऐसी कंडीशन में चाय का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे उन लोगों ने बंद करना है जो बवासीर का शिकार हैं, एनल फिशर का शिकार हैं, फिशर का शिकार हैं, खूनी बवासीर है या उनको बादी बवासीर है। तो उन्होंने क्या करना होता है, उन्होंने चाटी की लस्सी पे जाना होता है, योगर्ट पे जाना होता है, सब्जियों पे जाना होता है, वेजिटेबल्स पे जाना होता है, साथ में फ्रूट सैलड के ऊपर जाना पड़ता है। फ्रूट्स का इस्तेमाल करना होता है, वाटरमेलन का इस्तेमाल करना होता है, मेलन का इस्तेमाल करना होता है। और जैसे ही आगे आप देखेंगे बेशुमार फल जो है वो हमारे मौसम में, हमारे मुल्क के अंदर हर मौसम के साथ फल जो है वो फ्रेश मिलते रहते हैं। इसी तरह आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेट्स यानी खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम रेमेडी के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया, आप डेली बेसिस के ऊपर ओट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है वो चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसबगोल के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर वो मौसमी फल जो सस्ता हो और नॉर्मल हो और हर जगह अवेलेबल हो, उस फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फ़ाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। जब फाइबर आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है तो आपकी इंटेस्टाइनल पावर बढ़ जाती है, आपकी डाइजेशन बेहतर हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाती है और पाइल्स के चांसेस जो है वो कम से कम रह जाते हैं। तो अब अगर आपको ये लगता है कि आपको पाइल्स यानी बवासीर हेमरॉइड है, तो आप इससे जान छुड़वाना चाहते हैं, तो आपने लाइफस्टाइल को बदलिए, अपनी डाइट हैबिट्स को बदलिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए और अपने आप को चेक करवाइए। अगर ये सारा कुछ करने से भी आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो आप अपने कंसल्टेंट को जाके कंसल्ट करें, विज़िट करें, अपनी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएं, ताकि अंडरलाइन कोई आपको ऐसी बीमारी ना चल रही हो जिसकी आपका डॉक्टर भी जो है वो उसको मिस कर रहा हो, आप भी मिस कर रहे हो। तो हमेशा जब आपको 2-4 दिन लगें किसी बीमारी के ऊपर, तो अपने डॉक्टर्स को ज़रूर ये कहें कि सर मेरी ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा लें, मेरे कोई अगर कोई स्कैन है, कोई अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है तो वो करवा लें। सम टाइम ये होता है कि आपका क्लिनिशियन या प्रैक्टिशनर या डॉक्टर जो होता है वो भी, उससे भी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं या मिसकैलकुलेट हो जाता है या वो प्रॉपर मिस डायग्नोज भी हो सकता है। तो आपकी जो फीलिंग्स हो वो अपने डॉक्टर को डेली बेसिस पे बताएं और अपने आप को फिजिकल एंगेज रखें, यानी 45 to 60 मिनट कंटिन्यू पैदल चलने का नाम वॉक है। कंटिन्यू पैदल चलें, फाइबर का इंटेक बढ़ा दें, लाइफस्टाइल बेहतर करें, नींद पूरी करें और खाने से 20-25 मिनट पहले पानी का लिक्विड चीज़ों का यूज़ करें या 20-25 मिनट बाद में करें, ताकि आपकी डाइजेशन बेहतर हो, आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहे, आपको कब्ज़ ना हो। जब आपको कब्ज़ नहीं होगी तो 90% चांस है कि आपको पाइल्स की कोई किस्म भी नहीं होगी, आपका स्टूल पास होता रहेगा और आपकी बॉडी रिलैक्स रहेगी, आप किसी एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। अगर आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई आप अपॉइंटमेंट लेना चाहे हो, हमारे साथ कंसल्ट करना चाह रहे हो, अपनी बीमारी को समझना चाह रहे हो या अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट लेना चाह रहे हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आइए। कमेंट बॉक्स में अपनी अच्छी और बुरी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो आपके दिल में है आप ज़रूर लिखिए, लेकिन ना लिखने से बेहतर है कि आप लिखिए। जब आप लिखते हैं तो हम आपके उन कमेंट्स को देखते हुए कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने एक्सपर्ट को बुला के और आपकी जो कन्फ्यूजन है या आपकी जो मिथ्स हैं या हमारी कोई मिस्टेक्स है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको क्लैरिफाई करें ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानी पैदा की जा सके। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इस प्रोग्राम को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा की जा सके। मुझे, मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।